जय हिंद दोस्तों, आज संसाधन के बारे में पढ़ते हैं। संसाधन क्या है? वे सारी वस्तुएं जो मानव जीवन की परिसंपत्तियां बन जाए, यानी मानव अपने जीवन में उसका उपयोग कर सके, उससे उसके सुख और आराम हो सके, वो अपने जीवन को सुगम बना सके। वे सारी वस्तुएं और तकनीक मानव के लिए संसाधन कहलाते हैं। मानव खुद एक संसाधन है। मानव के द्वारा जीवन में होने वाले सारे कार्य कराए जाते हैं, चाहे ऑफिस में हो, सड़कें बनवाने में हो, मजदूरों के लिए हो, या तो फिर किसी भी कल कारखाने में, सभी जगह मानव ही कार्य करते हैं। इसलिए मानव खुद एक बहुत बड़े संसाधन है। मानव संसाधनों के निर्माता के रूप में है, क्योंकि जितने भी संसाधन हैं, चाहे खनिज संसाधन हो या जो भी संसाधन हो, सारे संसाधनों का पता लगाना मनुष्य के कार्य में ही और उसका उपयोग करना। क्योंकि जिस चीज़ को मनुष्य उपयोग नहीं करेंगे, वे सारे चीज़ व्यर्थ हो जाएंगे और उसे संसाधन नहीं कहे जा सकते हैं। इसीलिए मानव संसाधनों के रूप में, निर्माता के रूप में माने जाते हैं। जिम्मरमैन का कथन था, संसाधन हुआ नहीं करते, बना करते हैं। यानी मानव ही है जो संसाधन को बनाए करते हैं। उसके बाद पढ़ते हैं वर्गीकरण, संसाधनों का वर्गीकरण। तो संसाधनों को कई आधार पर वर्गीकृत किया गया है। इसके वर्गीकरण के कई आधार हैं, जैसे उपलब्धता के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, पुनः प्राप्ति के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। तो हम देखते हैं उपलब्धता के आधार पर दो प्रकार के संसाधन होते हैं, एक प्रकृति प्रदत्त और दूसरा मानवकृत। वे संसाधन जो प्रकृति में अपने आप मिलते हैं, जो प्रकृति द्वारा दिया गया, उसे प्रकृति प्रदत्त संसाधन कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे हैं, पशु है, मानव है, नदी, ये सारे प्रकृति प्रदत्त संसाधन हैं। जबकि मानवकृत संसाधन जो मानव स्वयं निर्माण करते हैं अपने जीवन को सुगम बनाने के लिए, आरामदायक बनाने के लिए, मानव जिसे उपयोग में लाती है और वैसे संसाधनों को जो खुद बनवाती है, वे सभी संसाधन मानवकृत या मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। जैसे रेल है, सड़कें है, बस है, रेडियो है, टीवी है, मोबाइल फ़ोन है, ये सारे मानवकृत संसाधन कहे जाते हैं। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन। जैविक संसाधन वे हैं जिनमें जीवन हो, जो अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करते हो और जिसकी क्षतिपूर्ति संभव हो, जिसका पुनः चक्रण संभव हो। एक पीढ़ी के समाप्त हो जाने पर दूसरा पीढ़ी तैयार होते हो, तो वैसे संसाधन जैविक संसाधन कहलाते हैं। जैसे पेड़ पौधे हैं, मानव स्वयं है, पशु है, ये सारे के एक पीढ़ी समाप्त होने के बाद दूसरी पीढ़ी आ सकते हैं, नई पीढ़ी का जन्म होता है। अजैविक संसाधन वे है जिसमें जीवन नहीं हो, जिसकी क्षतिपूर्ति संभव नहीं हो, वो अजैविक संसाधन कहलाते हैं। और जिसमें जो अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति नहीं कर सकते, वे सारे चीज़ अजैविक संसाधन कहते हैं। जैसे मृदा है, जल है, ये सब अजैविक संसाधनों के अंतर्गत आते हैं, चूँकि इसमें जीवन नहीं होता और ये अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति नहीं कर सकते हैं। उसके बाद पुनः प्राप्ति के आधार पर बात करते हैं। तो पुनः प्राप्ति के आधार पर दो प्रकार के संसाधन होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। वैसे संसाधन जिसकी क्षतिपूर्ति प्रकृति में संभव है, यानी जिसका उपयोग करने के बाद उसे पुनः की प्राप्ति किया जा सके, वैसे सभी संसाधन नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे पवन है, मानव है, पशु है, पेड़ पौधे है, ये सभी नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अनवीकरणीय संसाधन जिसकी क्षतिपूर्ति प्रकृति में संभव नहीं है, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है। कोयला और पेट्रोलियम को एक बार भंडारण अगर ख़त्म हो जाए तो फिर से दोबारा इसकी क्षतिपूर्ति होने में बहुत समय लगेगा, चूँकि कोयले का निर्माण करोड़ों वर्षों में होता है। तो इस तरीके से ये सभी संसाधन अनवीकरणीय संसाधन कहलाएंगे। उसके बाद है स्वामित्व के आधार पर। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन कई वर्गों में बांटा गया, जिसमें निजी संपत्ति है, सामुदायिक संपत्ति है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति है। निजी संपत्ति वे है जिस पर किसी व्यक्ति का अपना स्वयं अधिकार होता है, यानी उस संपत्ति का मालिकाना हक एक और एक व्यक्ति का होता है। निजी संपत्ति वे है जिस पर मानवों का अकेला अधिकार होता है, यानी किसी एक व्यक्ति का किसी वस्तु पर अकेला अधिकार हो। जैसे मोबाइल फ़ोन है, रेडियो है, टीवी है, उसके बाद ये सारे चीज़ पर किसी एक खास व्यक्ति का अधिकार होता है, इसलिए ये निजी संपत्ति के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है सामुदायिक संपत्ति। तो ऐसी संपत्ति जिस पर किसी गांव या समुदाय के लोगों का अधिकार होता है, वे सभी सामुदायिक संसाधन कहे जाते हैं या संपत्ति कहे जाते हैं। जैसे सड़क है, गांव घर की सड़कें हैं, विद्यालय है, सामुदायिक भवन है, पंचायत भवन है, ये सब सामुदायिक संपत्ति के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद राष्ट्रीय संपत्ति की बात करें
राष्ट्रीय संपत्ति की बात करें तो देश में के अंदर या किसी राज्य के अंदर जितनी भी संपत्तियां होती है, जितने भी संसाधन होते हैं, वे सारे के सारे राष्ट्रीय संपत्ति कहे जाते हैं। क्योंकि पुराने ज़माने में देखे होंगे कि किसी भी राज्य क्षेत्र या किसी भी जगह का जो होता था उस पे पूरे चीज़ का मालिक, स्वामी जो होता था, राजा कहलाता था। चूँकि आज राजा का स्थान सरकार ले चुकी है, इसलिए किसी राज्य या देश के भीतर जितने भी संसाधन होते हैं सब के सब राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। चूँकि आप कह सकते हैं यहाँ पर कि ज़मीन जो होता है यानी भूमि या निजी संपत्ति है, इसके साथ भी वो राष्ट्रीय संपत्ति के अंतर्गत गिनती आते हैं। सागर तट से 19.2 किलोमीटर तक के अंदर का जो क्षेत्र होता है वह राष्ट्रीय क्षेत्र कहलाते हैं। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति तो वह सागर अपमार्जक क्षेत्र कहलाते हैं। 200 किलोमीटर तक के अंदर का क्षेत्र अपमार्जक क्षेत्र कहलाते हैं। और इसके बाद जो क्षेत्र हिस्सा बच जाते हैं जिस पर सभी देशों के जहाज आ जा सकते हैं, इसके लिए कोई रोक नहीं, तो ऐसे क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।